हेलो स्टूडेंट्स, यस एमपीजी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं एम सिराज। आज मैं आप लोग को इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंटरव्यू प्रस्तुत करने के लिए बताने जा रहा हूं और आप लोग ध्यान से देखेंगे और मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। और यदि आप संतुष्ट रहेंगे तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका यह कंट्रीब्यूशन मेरे लिए बहुत बड़ा योगदान के रूप में होगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट अर्थात नरेशन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी हिंदी होती है प्रश्नसूचक वाक्य। इसका डेफिनेशन यही है कि जिस वाक्य में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से प्रश्न किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर होता है। और मैं आपको बता दूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो पार्ट में प्रश्न पूछा जाता है। फर्स्ट जिसे कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन और सेकंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन का तात्पर्य होता है बच्चों कि यदि हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हम प्रश्न करते हैं तो उसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन का जवाब हमेशा यस या नो में आता है। एज एग्जांपल, डू यू लव मी। अब देखिए, डू हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन है। तो डू यू लव मी, यदि आप मुझसे प्यार करते हैं तो आप बोलेंगे यस, और नहीं करते हैं तो करेंगे नो। फिर सेकंड क्वेश्चन, हैव यू सीन द विंड, क्या आपने हवा को देखा है। तो आप अगर देखें तो कहेंगे यस और नहीं तो नो। तो ध्यान रखना बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, इसे कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन अर्थात प्रत्यक्ष प्रश्न। और दूसरा है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन वर्ड की सहायता से प्रश्न करते हैं जिसे WH टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। एज एग्जांपल, वेयर डू यू लिव। यहां पर देखो बच्चों, वेयर डू यू लिव ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका जवाब हमेशा डिटेल में दिया जाता है। जैसे वेयर डू यू लिव, तो यहां पर आपको कहना पड़ेगा आई लिव इन गोरखपुर और आई लिव इन दिल्ली etc। तो क्वेश्चन दो प्रकार से किया जा सकता है। एक बार और क्लियर कर दें हम, डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आप हेल्पिंग वर्ब की सहायता से प्रश्न करते हैं उसे डायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं, और यदि क्वेश्चन वर्ड की सहायता से करेंगे तो उसे WH टाइप अथवा इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। अब देखो बच्चों, कुछ सावधानियां इसकी हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के। जैसे एग्जांपल में हम दे दें सारिका स्टडी टू राज, कॉमन कॉमा, हैव यू कुक्ड फूड फॉर मी, क्वेश्चन मार्क क्लोज। देखो बच्चों, इसमें क्या है, हम पहले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं असर्टिव सेंटेंस, अब हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्ट स्पीच है। कॉमा के अंतर्गत जो होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं बच्चों, और जो नॉन कॉमा के अंदर होता है उसे रिपोर्ट स्पीच कहते हैं। तो ध्यान रखना, असर्टिव सेंटेंस में क्या था, शेड को जब हम इनडायरेक्ट बनाते थे, अर्थात जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते थे, शेड को हम टोल्ड करते थे, लेकिन कब, जब ऑब्जेक्ट होता था। परंतु इंट्रोगेटिव में ऐसा नहीं है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम इंडायरेक्ट में बदलेंगे तो सेड के पश्चात ऑब्जेक्ट हो या ना हो, सेड को हम आस्क्ड अथवा इंक्वायर्ड ऑफ में हम परिवर्तन करते हैं, जिसका अर्थ होता है पूछा या पूछताछ किया। दूसरा चीज बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब बनाएंगे, जब असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन हम दैट लगाते थे, पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ निकलता है कि क्या। और ये दोनों कंजक्शन हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन के अंतर्गत रखते हैं। फिर नेक्स्ट नाम, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाओगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट के पहले टू रहेगा उसको हम हटा देते हैं। ये चीज असर्टिव सेंटेंस में भी हम लागू करते थे। फिर देखिए बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब बनाओगे तो रिपोर्टिव स्पीच के अंत में क्वेश्चन वर्ड को हटाकर हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए बच्चों, असर्टिव सेंटेंस में भी हम क्या करते थे, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते थे तो रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस का परिवर्तन नहीं करते थे। यहां भी परिवर्तन हम नहीं करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच में ही परिवर्तन होता है। और मैं बता चुका हूं पहले भी कि रिपोर्टिंग अगर प्रेजेंट में हो अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हम नहीं करते हैं। ये चीज यहां भी लागू होगा। फिर देखो बच्चों, जब इनडायरेक्ट आप बनाओगे तो कंजक्शन इफ और वेदर लिखोगे तो इफ का आई, वेदर का डब्ल्यू स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। और इस कंजक्शन के पश्चात जो भी सब्जेक्ट आप लिखोगे केवल आई और प्रॉपर नाउन जैसे राम, श्याम, सीता। इफ या वेदर के पश्चात जो भी सब्जेक्ट लिखोगे केवल आई और प्रॉपर नाउन को ही कैपिटल लेटर में लिखेंगे और बाकी कोई भी प्रोनाउन या कोई भी कॉमन नाउन होगा उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। फिर देखिए ध्यान से बच्चों, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाओगे तो इनडायरेक्ट मेथड्स में सब्जेक्ट को पहले, हेल्पिंग वर्ब को बाद में, मैथ की भाषा में क्रिएट गुणा कर देंगे। ध्यान रखना, सब्जेक्ट को पहले लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाद में लाएंगे। ओके, फिर देखिए यहां से पहला रूल ये बनता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, तो जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो कंजक्शन इफ या वेदर लगाएंगे। ध्यान रखना, इफ या वेदर दोनों का अर्थ होगा यहां पर कि क्या। आप वेदर का प्रयोग करने से बचिएगा, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं तो मौसम वाला लिख देते हैं। तो मौसम वाला लिख देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो एग्जाम में मौसम की तरह बदल जाएगा। ध्यान रखना, इसमें इफ लिखोगे, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, सब्जेक्ट आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट इट इज सीन। ये रिपोर्टिंग वर्ब होगा, ये रिपोर्टिंग स्पीच होगा। ध्यान में बच्चों, इफ या वेदर एज यू विश, कुछ भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, सर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, मेन वर्ब क्या होगा। तो ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस होगा। अब एग्जांपल देखिए हम समझाते हैं। तो सारिका सेट चेंज इनटू आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट राज, इसको हटाकर क्या करेंगे बच्चों, इफ प्लस सब्जेक्ट। ये ध्यान रखना, हम डायरेक्ट जब तक पढ़ेंगे तब तक हमेशा ध्यान रखिएगा, सन अपान 123 ये चीज हमेशा लागू होगा, ध्यान रखिएगा।
फर्स्ट पर्सन यस अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ओ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन यन अर्थात नो चेंज। तो यहाँ पर यू है बच्चों, तो सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट अनुसार तो यू को बदलेंगे राज के अनुसार, क्योंकि यू यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ मेन वर्ब के पहले यू जब आता है तो नॉमिनेटिव केस होता है, और मेन वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद जब आता है यू तो ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यू को बदलेंगे राज के अनुसार, क्या हो जाएगा ही है, तो क्या करोगे बच्चों, हैड कुक्ड फूड फॉर। अब मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन को यस के अनुसार अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है सारिका, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है फर्स्ट पर्सन का, तो सारिका का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा बच्चों, हर। हाँ बच्चों, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड रूल देखें। यदि रिपोर्टर स्पीच में, यदि रिपोर्ट स्पीच का प्रारंभ में हेल्पिंग ऑफ डू या डज हो और उस वाक्य में सब्जेक्ट के पश्चात नॉट का प्रयोग न हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो डू या डज को हटा देंगे और मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। एज यू नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू इनडायरेक्ट, change into past indefinite tense, and you know past indefinite tense in affirmative sentence second form of verb is used, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रारंभ में डू या डज है, और जब इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो सब्जेक्ट को इधर, हेल्पिंग वर्ब को इधर, तो मान लीजिए डू डज को डिड कर देंगे, सब्जेक्ट को इधर कर देंगे, तो चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा इसके लिए फार्मूला बनेगा बच्चों, सब्जेक्ट प्लस आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इफ या वेदर प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट etc। इस प्रकार यह बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। एक बार और, यदि पुरुष के प्रारंभ में डू या डज का प्रयोग हो और सब्जेक्ट के पश्चात नॉट का प्रयोग न हो, तो जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो डू डज को हटा देंगे और मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म में परिवर्तन करेंगे। इस प्रकार पास्ट भी बन जाएगा। जैसे देखिए यहां से, फादर आस्क्ड मीरा कंडीशन इफ। अब सब्जेक्ट इधर करेंगे बच्चों, तो चूंकि ही थर्ड पर्सन है तो आप जानते हो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो फॉर्मूला चलिए सब्जेक्ट तो ही है, फिर हेल्प मेरे वर्ग सेकंड फॉर्म हो जाएगा, तो हेल्प क्या हो जाएगा बच्चों, हेल्प्ड प्लस यू, तो यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को बदलते हैं हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है क्या बच्चों, मीरा, तो यू को मीरा के साथ बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, हर और एवरी डे, एवरी डे। इस प्रकार देखिए यहां से फॉर्मूला से चले हम, सब्जेक्ट आस्क्ड ऑब्जेक्ट मीरा हो गया, कंडीशन इफ, अब सब्जेक्ट ही है तो ही थर्ड पर्सन है, बदलेंगे ही हो गया, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हेल्प हो जाएगा बच्चों। अब यू ऑब्जेक्ट है तो बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ, तो मीरा है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, हर एवरीडे। इस प्रकार ये सेकंड रूल कंप्लीट हो गया, नोट कर लें बच्चों। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम रूल पढ़ेंगे। यदि रिपोर्टिंग स्पीच के प्रारंभ में डू या डज का प्रयोग हो और सब्जेक्ट के पश्चात नॉट का भी प्रयोग हो, तो ऐसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट जब बनाएंगे बच्चों, तो डू या डज को हम डिड में परिवर्तन करेंगे और डिड के पश्चात नॉट का प्रयोग करेंगे,
इस प्रकार वाक्य अपने आप पास्ट में बन जाएगा। और इसका फार्मूला बनता है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इफ या वेदर प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट मीन का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट etc। अब एग्जांपल के थ्रू आप समझिए। एग्जांपल है बच्चों, केतन सेड टू संजना, डू यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर मी। अब देखो, डू आया है और सब्जेक्ट के पास नॉट भी आया है, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो फार्मूला से हम चले। तो देखिए बच्चों, फार्मूला कह रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है केतन, इसलिए आंसर हमने केतन लिख दिया है। सेड को हम आस्क्ड परिवर्तन कर दिए, प्लस संजना ऑब्जेक्ट है। अब कॉमन कॉमा को उठाकर हम कंजंक्शन करेंगे, कर दिया गया है। अब यू को बदलेंगे हम ऑब्जेक्ट के साथ संजना, तो यू की चूंकि नॉमिनेटिव केस है तो संजना के साथ बच्चे हो जाएगा सी। देखिए फार्मूला कह रहा है सब्जेक्ट कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आया है, और डू को करेंगे बच्चों वर्ब में क्या है डिड, यहां भी डिड करेंगे, प्लस नॉट कर दिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब चूंकि डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म होता है, कंप्लीट कर दिया गया है। योर सेकंड पर्सन का पॉजिटिव केस है, और सेकंड पर्सन चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या संजना, तो हो जाएगा हर। फिर होमवर्क बिफोर, अब मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो बताते हैं सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट केतन है तो हो जाएगा हिम। और मैं आपको बता दूं ये चीज, कुछ लोग ऑब्जेक्ट को बदलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। यहां मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, केतन है यहाँ पर नॉमिनेटिव केस थर्ड पर्सन का, तो बदलने के लिए तात्पर्य है जानना बच्चों, केतन को मान लो ही, तो चूंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, तो केतन को मान लो ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा हिम, इसलिए हिम हो गया। सपोज दैट यदि यहाँ पर केतन के स्थान पर कोई स्त्री का नाम होता, तो मान लीजिए स्त्री होती तो सी करते, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस में, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है यहाँ पर हर। एक बार और बच्चों, यदि रिपोर्टिव के प्रारंभ में डू या डज का प्रयोग हो, नॉट का भी प्रयोग हो, तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो डू या डज को हम क्या करेंगे डिड में परिवर्तन करेंगे, और जब डिड में परिवर्तन करेंगे तो नॉट लगा देंगे, और इस प्रकार वाक्य अपने आप पास्ट इंडेफिनिट में बन जाता है। समझाया? फार्मूला एक बार और देख लिए, अब फार्मूले के अनुसार आप बनाइए, और नहीं अगर समझ में आता फिर एक बार बताएंगे। इस प्रकार सी रूल भी कंप्लीट हो गया। हाँ देखो बच्चों, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डी रूल देखें। डी रूल क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हो, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, व्हिच वगैरह वगैरह, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक बार और बच्चों, यदि रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होता है, तो जब इनडायरेक्ट आप बनाएंगे तो कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का कार्य कर देता है। और ध्यान रखना मेरे बच्चों, इस स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के बीच जो क्वेश्चन वर्ड आएगा, जब इसको इनडायरेक्ट बनाया जाएगा, तो अर्थ जोड़ते समय कंजक्शन का कार्य तो करेगा ही। जब इसका अर्थ निकालोगे तो हमेशा कर्तवाक्य के अक्षर की सहायता लेनी पड़ेगी। फार्मूला इसका क्या कहता है, ध्यान देना, सब्जेक्ट आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का कार्य कर देगा, और फिर गुणा करेंगे बच्चों सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन मान लेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट etc। अब इसका आंसर बनाया जाए, देखिए ध्यान से, फादर आस्क्ड ऑब्जेक्ट मी,
अब देखिए फॉर्मूला सब्जेक्ट आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंजक्शन क्वेश्चन बढ़ी, तो वाई यहाँ पर है बच्चों, तो वाई यहाँ पर कंजक्शन का कार्य करेगा। ध्यान रखना जब यहाँ पर इसको इंडायरेक्ट बनाओगे तो जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका पहले लेटर स्मॉल लेटर लिखेंगे वाई प्लस सब्जेक्ट, तो पहले लाएंगे फॉर्मूला लिखिए सब्जेक्ट, तो यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के साथ, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा सन अपन 123 हमेशा सेकंड पर्सन चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यू को बदलेंगे मी के साथ क्या हो जाएगा बच्चों आई, हैव को क्या करेंगे हैड, फिर क्लीन्ड नॉट है, फिर क्लीन्ड, अब माई को बदलेंगे फादर के साथ हिज, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन है पॉजिटिव केस, तो बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड साथ। देखिए फॉर्मूला कह रहा है फर्स्ट पर्सन यस, तो फादर है सब्जेक्ट तो जाएगा हिज। मान लीजिए यहाँ पर अगर मदर होता बच्चों तो माई को हम क्या करते हैं हर कर देते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं हर कर देते हैं, लेकिन फादर है इसलिए माई को क्या कर देंगे हिज रूम येट। एक बार और देखिए बच्चों फॉर्मूले के अनुसार सब्जेक्ट फादर है, फिर आस्क्ड सेट को आस्क्ड, फिर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर दिया गया, फिर कॉमन कॉमन हटा करके यहाँ पर वाई ही कंजक्शन का काम कर देगा, कर दिया। फिर फॉर्मूला देखिए सब्जेक्ट यू है, यू को हम बदले हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार आई हो गया, प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गया तो हैव चेंज इनटू हैड, प्लस नॉट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर माई को बदलेंगे सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट क्या फादर तो हो जाएगा हिज रूम येट। इस प्रकार डी रूल कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगला रूल है यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो का प्रयोग हो तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बदले हुए रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को और वर्ब को यस या नो के स्थान पर हम लिखते हैं, अथवा अगर नो है तो सब्जेक्ट प्लस रिप्लाइड इन द नेगेटिव कर देते हैं, और अगर यस होता है तो सब्जेक्ट प्लस रिप्लाइड प्लस इन द अफर्मेटिव या पॉजिटिव कर दिया जाता है। इस एग्जांपल को देखिए हम दो तरह से बताएंगे बच्चों, ध्यान देना। क्वेश्चन देखिए पहले, सारिका राज से कही विल यू मैरी मी दिस ईयर, क्या तुम मुझसे इस साल शादी करोगे? ध्यान देना मेरे बच्चों, सारिका करी राज से क्या तुम मुझसे इस बार शादी करोगे? तो राज ने कहा नो। ओहो सारिका का दिल टूट गया होगा, है ना। अब यहाँ देखने से क्वेश्चन कैसे बनेगा, आंसर कैसे बनेगा? सारिका आस्क्ड प्लस राज कंजक्शन इफ। अब तिरक गुणा करें बच्चों, यहाँ पर कंजक्शन इफ लगेगा क्योंकि ध्यान रखना क्वेश्चन वर्ड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। तो यू को बदलेंगे राज के साथ क्या हो जाएगा ही, विल को गुड, मैरी, मी को बदलेंगे बच्चों सब्जेक्ट के साथ तो हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा हर। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर दिस ईयर आया है तो दिस ईयर को यहाँ पर दैट ईयर कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, कारण ये है क्योंकि जो बात वो कर रही है तो सामने ही कर रही होगी। तो नियम कह रहा है क्या, नियम ये कहता है कि दिस नाउ हियर टुडे, या ऐसे वस्तु ऐसे व्यक्ति ऐसे स्थान ऐसे समय की ओर संकेत करे जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के सामने हो। तो दिस को दैट, दिस को दोज, हियर को देयर, टुडे को दैट डे, नाउ को देन में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर प्रश्न कर रही है तो साथ सामने ही कर रही होगी, तो यहाँ दिस को दैट नहीं किया जा सकता है। कर भी देंगे तो नंबर मिलेगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन न करना अच्छा माना जाएगा। तो हो जाएगा इसका दिस ईयर। अब देखो बच्चों यहाँ पर आइए,
राज ने कहा नो, इसका आंसर हो जाएगा राज सेड दैट। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहा होगा सर कि सर यहाँ पर सेड कैसे आ गया, क्योंकि इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक ये है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में सेड को सेड रखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब कंसीडर दैट, मैंने बताया है कि बदले हुए सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा लिखते हैं। तो ही आया है तो ही किसके लिए है, राज के लिए, तो हो जाएगा ही। अब नो है तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब वुड प्लस नॉट। अगर मान लीजिए यहाँ यस होता तो क्या हो जाता, ही वुड केवल करते हैं, बाकी कुछ नहीं लिखते हैं। अब इसको अगर इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो एक और है, ध्यान रखना, जो थोड़ा सा सामान्य बच्चों के लिए है। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं, राज रिप्लाइड इन द नेगेटिव। अगर यस होता बच्चों तो क्या करते हैं, रिप्लाइड इन द पॉजिटिव कर देते हैं या अफर्मेटिव। अब इसका अर्थ ध्यान से, सारिका राज से कही इफ कि क्या ही वुड मैरी हर दिस ईयर, कि क्या वो उससे इस बार शादी कर सकेगी। तो राज ने कहा, जवाब किसमें दिया, नकारात्मक में। अथवा ये देखिए राज ने कहा कि ही वुड नॉट, अर्थात वह नहीं करेगा। इस प्रकार यह रूल कंप्लीट हो गया।